मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी की अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, या हम कहें आपको मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा 2015 के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी एक्ट के तहत अगर हम कहें, आप देख सकते हैं क्या है नियम के तहत जो है पीएससी एग्जाम कंडक्ट की जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मात्र एक भ्रांति हम सुनते हैं, एग्जाम फॉर्म भरते हैं, अगर मान लीजिए प्री में सिलेक्शन हो भी जाता है तो हम मेंस की फिर तैयारी करने लगते हैं, और अगर मेंस में भी हो जाता है तो हम इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो दिक्कत ही आती है। यहाँ पर आपने क्या एड्रेस लिखा था, कितने गुना स्टूडेंट सिलेक्ट किए जाते हैं, या फिर हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाना पड़ता है, उनको कब कब प्रिपेयर करना पड़ता है, किस तारीख का महत्व होता है, वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है। तो अगर आप भी इस एग्जाम में अपियर हो रहे हैं तो उसके पहले हमें एग्जाम की एक जो रूपरेखा है बाहरी रूप से और समझना चाहिए उसे, कि हमें इस एग्जाम के ड्यूरिंग के जो प्रिपरेशन के दौरान है, सिलेक्शन प्रोसीजर के दौरान हमें क्या क्या करना है। सो गाइस, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आप भी नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो बताइएगा देखकर कैसा लगा। तो हम आते हैं कुल मिलाकर मुद्दे पर, बिना टाइम वेस्ट करें। तो यह जो है मध्य प्रदेश राजपत्र द्वारा जो है प्राधिकार में प्रकाशित किया गया है 2015 की काफ़ी इंपॉर्टेंट नियमावली है। अगर आपने अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्री 2022 का एग्जाम फॉर्म भरा है तो आपने जगह जगह पर ये वाला नाम देखा होगा कि इस नियम के अनुसार, इसके अनुसार, या यहाँ पर देखें तो हम उसी नियम को लेकर आए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कब से क्या लागू है। ठीक है, तो ये नियम है या हम इसको एक एक्ट कह दें। इसमें कुछ परिभाषाएं दे रखी है, जहां पर इसमें जो जो वर्ड्स आगे यूज हुए हैं सेक्शंस में, वहां पर इसको डिफाइन किया हुआ है कि आयोग क्या है, परीक्षा क्या है, वगैरह वगैरह। तो हमारे लिए फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अगर किसी विशेष में आते हैं, जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो उसका क्या अर्थ निकलता है, यहाँ पर सब कुछ, अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो क्या रहता है, सब कुछ दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। और राज्य अगर कहीं पे लिखा हुआ है इस वाले, जब हम इसको पूरी रूपरेखा नियम वाली को पढ़ रहे हैं तो वहां पर उसका मतलब है मध्य प्रदेश राज्य से। तो चलिए, राज्य सेवा परीक्षा, उसके संचालन का तरीका यहाँ पर बताया हुआ है कि आयोग द्वारा प्रतिवर्ष निम्नलिखित सेवाओं पदों पर भर्ती के लिए राज्य सेवा परीक्षा के नाम से एक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। और कौन कौन से पोस्ट होंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि द्वितीय श्रेणी के हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रथम श्रेणी के जो होते हैं यूपीएससी के थ्रू सिलेक्ट होते हैं। तो राज्य प्रशासनिक सेवा प्रशासन विभाग का यहाँ पर नाम दे रखा है, तो एक एक आप पढ़ लीजिएगा तो यहाँ से स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी। इस प्रकार से जो है इन के लिए एग्जाम जो है कंडक्ट करेगा। अब यहाँ पर तृतीय श्रेणी के भी पद दे रखे हैं, द्वितीय श्रेणी के भी हैं और तृतीय श्रेणी कर्मचारी के भी यहाँ पर दे रखा है, मेंशन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो राज्य सेवा परीक्षा में निम्नानुसार जो है 3 लेवल रखे जाएंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, प्री का लेवल, यह मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने हेतु अभ्यर्थियों की छंटनी करने के लिए संचालित की जाएगी तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों पर आधारित होगी, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे। मुख्य परीक्षा अभ्यर्थियों के साक्षात्कार हेतु चयन करने के लिए संचालित की जाएगी और यह वर्णनात्मक यानी कि सब्जेक्टिव लेवल की होगी, यानी कि इसमें हमको ऐसे राइटिंग करनी पड़ेगी। और वे अभ्यर्थी जो प्री में सिलेक्ट हुए हैं इस परीक्षा में उपस्थित होने के हकदार होंगे। और विभिन्न विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू संचालित किया जाएगा। साक्षात्कार में मुख्य परीक्षा लिखित में सफल घोषित केवल ऐसे अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे जिसे दस्तावेज की जांच के आधार पर पात्र पाया गया है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारी पीएससी की प्रिपरेशन का पहला चरण हो गया है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है क्लियर होने चाहिए, जांच के आधार पर पात्र होने चाहिए, मतलब किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी करके ना बनाए गए हो, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हमको इंटरव्यू के दौरान ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर पहले से ही हमारी सारे पॉइंट क्लियर है तो अच्छा रहता है। अभ्यर्थियों का अंतिम चयन जो है मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में जो नंबर प्राप्त होते हैं उसके आधार पर किया जाएगा और साक्षात्कार में अनुपस्थित अभ्यर्थी चयन के लिए जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। आयोग समय समय पर प्री और मेंस की एग्जाम योजना पर सिलेबस सब कुछ जो है वेबसाइट पर प्रकाशित करता रहेगा। यहाँ पर ये बात बताई है, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण तथा क्षेत्र संयोजक आदिम जाति कल्याण, दोनों का अर्थ एक ही है कि पदों हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की दशा में उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिन्होंने स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र एक विषय के रूप में लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका ग्रेजुएशन समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में है तो आपको कहाँ पर हेल्प मिलेगी।
चयन सूची तैयार करने का तरीका यहाँ पर बताया हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अभी MPPSC 2021 का एग्जाम हुआ था, तब जो है प्री में से जो भी पोस्ट, जितनी भी संख्या में पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी, उससे 20 गुना स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन फिर से 2022 में सरकार जो है 15 मतलब आयोग जो है 15 गुना को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार विज्ञापित रिक्तियों के 15 गुना की संख्या में अभ्यर्थियों को जो है मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, और 15 गुना में भी फिर लास्ट में इक्विवेलेंट वाला चीज आ जाता है। और इसके अतिरिक्त अन्य सभी अभ्यर्थियों को कट ऑफ अंकों के बराबर अंक प्राप्त करते हैं मुख्य परीक्षा ऐसे जो है क्वालिफाई माने जाएंगे। और साथ में ही मिनिमम मार्क्स भी उन्होंने हासिल किए। और मिनिमम मार्क्स का जो भी क्राइटेरिया होता है, जनरली जनरल वालों के लिए 40%, SC/ST वालों के लिए 30% होता है, और वो भी जो है होता है जब फॉर्म निकलते तो वहां पर मेंशन रहते हैं। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि जो अनारक्षित वर्ग है, यानी कि जो अनरिजर्व्ड वाली कैटेगरी है की सूची सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि सबसे पहले अनरिजर्व्ड की कैटेगरी तैयार की जाएगी, क्योंकि सिलेक्शन के बाद भी यहाँ पर चीजें बहुत फंसती है और कोर्ट में केस चलते हैं। तो यूआर की लिस्ट जो है पहले रेडी होगी, और इस सूची में जो है SC/ST तथा OBC के ऐसे अभ्यर्थी सामान्य गुणानुक्रम के आधार पर शामिल किए जाएंगे जिन्होंने संबंधित प्रवर्गों को दिए जाने वाले लाभ या रियायत नहीं लिए हैं। द्वितीयतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों की पृथक सूचियां तैयार की जाएगी। मतलब कि अनरिजर्व्ड में मान लीजिए कि 10 सीटें हैं, तो इन 10 सीटों में जो है कास्ट का कोई मतलब नहीं है, बल्कि जो टॉप करेगा, जो हाईएस्ट नंबर लाएगा, वो सीटें प्राप्त हो जाएगी। जब ये अनरिजर्व्ड की सीटें फिल हो जाएंगी, उसके बाद SC/ST OBC की सीटें जो है आएंगी। यहाँ पर ये चीज बताई हुई है। महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिकों को संबंध में समय समय पर जारी नियम तथा अनुदेशों के आधार पर सभी वर्गों में जो है हॉरिजॉन्टल आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसी प्रकार विभिन्न श्रेणियों में जो हैंडीकैप्ड सीरीज श्रेणी होती है कि विज्ञापित पदों में 15 गुना को जो है सिलेक्ट किया जाएगा, और सेम यही प्रोसीजर रहेगी जो ऊपर थी। ठीक है। अब यहाँ पर शारीरिक रूप से जो निःशक्त जन अभ्यर्थियों को विभिन्न श्रेणियों में उनके गुणानुक्रम आधार पर पूर्व में चयनित किए जा चुके हैं। शारीरिक रूप से निःशक्त जन की सफल अभ्यर्थियों के 15 गुना में गिना जाएगा। और उपरोक्त उपखंड मतलब अगर वो नॉर्मल यहाँ पर बताया हुआ है ना, विभिन्न श्रेणियों में अगर चयनित है तो उपरोक्त उपखंड के अधीन गुणानुक्रम के आधार पर तैयार की गई सूची में सम्मिलित अन्य निःशक्त जन अभ्यर्थी विभिन्न प्रवर्गों SC/ST, अनरिजर्व्ड और OBC में जिससे कि संबंधित है संबंधित वर्ग के कम योग्य अभ्यर्थी को हटाकर समायोजित किए जाएंगे। यहाँ पर ये चीज भी स्पष्ट की गई है। और चारों सूचियां बनाने के बाद सफल अभ्यर्थियों की संयुक्त सूची बनाई जाएगी तथा परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। यह सूची रोल नंबर के अनुसार होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जनरली जो होती है। फिर मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार विज्ञापित रिक्तियों, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो मेंस एग्जाम में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर वर्गवार विज्ञापित रिक्तियों की 3 गुना की संख्या में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब अगर आप प्री में हैं तो प्री में से 15 गुना को मेंस के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जो भी सीटें हैं, और फिर जो सीटें हैं उसके अनुपात में 3 गुना स्टूडेंट को, और जो इक्विवेलेंट है उसको जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और सर्वप्रथम यहाँ पर भी सेम चीज़ है, अनरिजर्व की कैटेगरी पहले तैयार होती है, अनरिजर्व की, उसके बाद जो है कैटेगरी वाइज होती है। जनरली आप सबको ये चीज़ें पता है और पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग केवल एग्जाम देने जाते हैं, नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में पढ़ सकते हैं। आप आराम से गूगल करेंगे तो आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी हमने डिस्कस कर ली, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे तो वीडियो अननेसेसरी जो है काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति का अधिकार एवं राज्य सरकार द्वारा क्या जांच किया जाता है, क्या पात्रताएं होती है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वैसे तो सभी को पता है ग्रेजुएशन होता है। बहुत सारों को कैटेगरी वाइज जो है एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर इजीली अपनी कैटेगरी वाइज पढ़ सकते हैं। तो देखिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप यहाँ से आयु सीमा में भी छूट पा सकते हैं। स्पेशली SC/ST OBC और महिलाओं को मिलती है, और भूतपूर्व सैनिक वगैरह को। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है स्पष्ट है। और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि निम्न वर्गों को शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट प्राप्त होगी। इसके अलावा देखो इन लोगों को भी होगी, मध्य प्रदेश सरकार तथा उसके निगम मंडल स्वशासित संस्थानों के कर्मचारी तथा नगर सैनिक, विधवा, परित्यागता, तलाकशुदा महिला, शारीरिक रूप से जो निःशक्त जन होते हैं, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत 3 कार्ड धारक, विक्रम पुरस्कार के धारक, मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपति का स्वर्ण पार्टनर, और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित अन्य प्रवर्ग। और जो गृह विभाग होता है, जेल विभाग, परिवहन विभाग तथा आबकारी विभाग के लिए उच्चतर आयु सीमा में शिथिलीकरण उनके भर्ती नियमों के उपबंध के अनुसार ही जो है शासित होगा। तो ये यहाँ पर सारी बातें हैं।
आयु के लिए प्रमाण पत्र, इतनी चीज़ें हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर दी है। अपात्रता बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसक्वालिफिकेशन भी आपका होता है। अगर आप मान लीजिए एग्जाम से पहले इस कैटेगरी में आते हैं तो सोच समझ लीजिए और उसका कुछ जो है एक रास्ता निकालिए कि क्या है, कि कोई भी पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां, मतलब अब सिंपल सी बात है, अगर उसने एक से ज़्यादा शादी की है तो वो इसके लिए कैपेबल या नहीं होगा। जीवित पत्नियां, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एक्सपायर होने के बाद दूसरी शादी करता है तो उसकी बात नहीं हो रही, लेकिन जीवित पत्नी के होते अगर वो दूसरी शादी करता है तो वो अयोग्य होगा। अब यहाँ पर कोई महिला अभ्यर्थी इसका विवाह इस कारण से शून्य हो कि ऐसे विवाह के समय उसके पति की एक पत्नी जीवित थी, या जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जिससे ऐसे विवाह के समय एक पत्नी जीवित हो, तो ऐसे किसी भी सेवा में विमुक्ति के लिए जिस पर नियुक्ति इस परीक्षा के परिणाम स्वरूप की जाएगी तब तक पात्र नहीं होगी जब तक कि राज्य शासन का इस बात से समाधान न हो जाए। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई महिला, सिंपल सी बात है, किसी शादीशुदा महिला से शादी करती है, जब तक कि उसको फाइनल तलाक की डिक्री नहीं मिल गई हो तो भी उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे कोई भी अभ्यर्थी जिससे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध विधि के किसी न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो तो ऐसे अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मामला आपराधिक कार्यवाही का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आपके ऊपर कोई केस किया गया है, FIR की गई है और अगर वो प्रूफ हो जाता है तो आप अयोग्य रहेंगे, कैपेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा है तो वो केस की समाप्ति तक के होने तक जो है मैटर करेगा, यानी कि तब तक अगर मान लीजिए लंबित रखा जाएगा और अगर आप उसमें से बरी हो जाते तो आपको ज्वाइनिंग मिलेगी और नहीं होते हैं तो नहीं मिलेगी। इसी प्रकार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 2 से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म, यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, अगर हो तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर शारीरिक उपयोगिता की बात हो गई है, कतिपय पदों के लिए शारीरिक उपयोगिता के मापदंड यहाँ पर बताए गए हैं, तो अगर आप जिसमें भी इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप आवेदन पत्र की प्राप्ति था, आवेदन पत्र में परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये देखिए यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि प्रारंभिक परीक्षा तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे जैसा कि विज्ञापन में विहित किए जाए। प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद आवेदन पत्र की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन की अनुमति आयोग द्वारा विज्ञापित प्रक्रिया के सिवाय नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना है कि प्री और मेंस के आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए आवेदन पत्र की किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पात्रता हेतु दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना था, सत्यापन किया जाना, तो ये भी चीज़ें अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, हमने केवल अभी आपको टच किया है कि हाँ आपको ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। कदाचारण, उसके लिए अगर आप इसमें पाए जाते हैं तो आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इम्पॉर्टेंट है। यात्रा भत्ता वगैरह अगर मिलता है आप लोगों को तो, और ये इंग्लिश में स्टार्ट हो गया, तो इतनी सारी जो है इसके टोटल जो है 21 पॉइंट है, 10 सेक्शन है जिसको आपको पढ़ना चाहिए एक बार एग्जाम देने से पहले। इससे बहुत सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाती है और साथ में हमारा अवेयरनेस भी बढ़ता है और इस बात की ओर ध्यान भी जाता है। ठीक है, और हम व्यर्थ के जो है बातों से भ्रमित नहीं होते हैं, जो पूर्वाग्रह होते हैं या जो सुनी सुनाई बातें होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बताइएगा कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हैव अ नाइस डे।